हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हमारा फिज़िक्स का एक टॉपिक चल रहा था और इस फिज़िक्स के टॉपिक में हमने काफ़ी बातें कर ली थी। चलिए अब अपने घर्षण की बात करते हैं। तो आपको अगर टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि साइंस जो चल रही है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में आने के लिए जो जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वो अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर से कर रहे हैं, मैं आपको डीपली भी बातें बताऊंगा, ठीक है। सीजीएल तक के, सीएचएसएल के तक के जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं, जितनी भी बातें होती हैं सभी अपने यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पटवारी है चाहे रीट है, कोई भी एग्ज़ाम आता है, अगर साइंस का क्वेश्चन आएगा तो अपने मैटर से बाहर नहीं जाएगा, कोशिश ये करेंगे अपने। ऐसा नहीं है कि आपने पक्का ही ये कह दें, कोशिश रहेगी हमारी जहाँ तक है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए अपने फ्रिक्शन, घर्षण एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। घर्षण मैकेनिक्स में इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है घर्षण का। घर्षण होता क्या है वो सुनिए। देखिए, अगर कोई एक वस्तु किसी सतह के संपर्क में है, अगर कोई एक वस्तु इस सतह के संपर्क में है, अब देखिए सतह के संपर्क में है तो ये वाली जो सतह है ये थोड़ी सी खुरदरी है और ये एम द्रव्यमान कोई वस्तु रखी गई है। इस पर जैसे ही इधर एफ बल आरोपित करता हूँ, जैसे ही एफ बल आरोपित करता हूँ तो सतह, देखना मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, वस्तु की सतह तथा जो नीचे धरातल है तथा धरातल की सतह के मध्य धरातल की सतह के मध्य एक अवमंदन बल काम करता है। अवमंदन बल कार्य करता है, एक अवमंदन बल काम करता है। मैंने एक बात लिखी बोर्ड पे कि ये जो वस्तु है, अब ध्यान दीजिए, ये एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसकी जो नीचे वाली सरफेस है जो बिल्कुल क्या रहती है, टच में रहती है, बिल्कुल क्या है, स्पर्श कर रही है, किसको, धरातल को स्पर्श कर रही है। किसको स्पर्श कर रही है, धरातल को स्पर्श कर रही है। तब ध्यान दीजिए, इतने से भाग में यहाँ एक अवमंदन बल उत्पन्न हो जाता है और ये अवमंदन बल किसका विरोध करता है, इस एम द्रव्यमान की गति का क्या करने लग जाता है, विरोध करने लग जाता है। इस एम द्रव्यमान की गति का जब विरोध होता है तब इस वस्तु को धकेलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किल होती है और हमारे को बल लगाना पड़ता है। अगर मान लो सतह कैसी है, सतह ले लेते हैं थोड़ी सी चिकनी, यानी धरातल कैसा है, चिकना है। अब यहाँ पे क्या होता है, वस्तु को धकेलने के लिए अपने को कम बल आरोपित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अवमंदन बल भी कम रहता है। ध्यान दीजिए, अगर धरातल पर जितने ज़्यादा गर्त हैं, धरातल पर जितने ज़्यादा गर्त हैं, वस्तु को धकेलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास रफ टफ है सतह, धरातल कैसा है, रफ है बिल्कुल, तब आपको क्या करना होगा, आप देखोगे सर यहाँ पर जो अवमंदन बल है वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इसी अवमंदन बल को नाम दिया जाता है क्या, घर्षण। इसी अवमंदन बल को क्या कहते हैं, घर्षण। अब किताबी लैंग्वेज सुनिए, क्या कहती है किताबी लैंग्वेज, कि अगर दो वस्तुएं संपर्क में रखी गई हैं और ऊपर वाली वस्तु या नीचे वाली वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के बीच में एक अवमंदन बल उत्पन्न हो जाता है जो पहली वस्तु के गति का विरोध कर देता है। दोनों वस्तुओं के बीच में एक अवमंदन बल उत्पन्न हो जाएगा जो इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसकी गति का विरोध होने के कारण क्या होता है कि जो घर्षण होता है वो खुरदरी सतह पर क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है। अब जो चिकनी सतह है उस पर क्या होता है, घर्षण कम रहता है, या पानी डाला हुआ है, चिकनी सतह पर पानी है और तब क्या होता है, घर्षण उस पर क्या होता है, कम होता है। ध्यान दीजिए, घर्षण का कारण क्या है, ये तो अपने परिभाषा पढ़ी, घर्षण का जो कारण बताने जा रहा हूं वो सुनिए। घर्षण उत्पन्न क्यों होता है उसका रीजन देखें। पहला रीजन तो ये होता है कि धरातल पर गर्त पाए जाते हैं, बहुत महीन गर्त, धरातल पर महीन गर्त पाए जाते हैं, महीन गर्त पाए जाते हैं
दूसरा कारण देखिए, धरातल खुरदरा होता है। धरातल कैसा होता है भाई? खुरदरा होता है। धरातल पर महीन गर्त पाए जाने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई धरातल है, इसके ऊपर यूं महीन गर्त है, और गर्त है तो ये गर्त क्या करेंगे? इसकी गति का विरोध करेंगे। ये कोई गुटका पड़ा है, इसकी गति का विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं तो इन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाता है। यही घर्षण वास्तव में क्या करता है? विरोध करता है। तो धरातल पर महीन गर्त पाए जाते हैं, और धरातल कैसा होता है? खुरदरा होता है। खुरदरा जितना ज्यादा होगा, घर्षण उतना ही क्या रहेगा? ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा खुरदरा होगा धरातल, उतना ही घर्षण क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। चलिए, ये अपने घर्षण की बात, परिभाषा और बेसिक बातें हो गई हैं। अब अपने घर्षणों का प्रकार पढ़ते हैं। घर्षणों के प्रकार में देखिए, मैं आपको कई प्रकार के घर्षण बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या हुआ? वस्तु रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है। घर्षणों के प्रकार में देखें, घर्षणों के प्रकार में देखिए क्या होता है। पहली जो बात बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। ये कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और इसके धरातल यूं धरातल पे लगी हुई है, ये ठीक है, रखी हुई है। जैसे ही इस पे कोई बल आरोपित करता हूं, बल आरोपित करने की कंडीशन में आपको पता है धरातल क्या है? स्थिर है, और ये वस्तु भी क्या है? स्थिर है। दोनों जब कंडीशन स्थिर रहती है और बल आप लगा रहे हो, यानी कि इस वस्तु को धकेलने का पर्याप्त बल इसको नहीं मिल रहा। अगर पर्याप्त बल मिलता है तो ये आगे की तरफ चली जाएगी, लेकिन बल नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में बल आरोपित हो रहा है इसके ऊपर। अब जो इसके अंदर इन दोनों सतहों के मध्य जो घर्षण काम करेगा, उस घर्षण का नाम होता है क्या? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, इस कंडीशन को बोला जाता है स्थैतिक घर्षण। यानी जब दोनों वस्तुएं या धरातल पर जो वस्तु पड़ी है वो क्या है? स्थिर है, और उस पर बल लगाया जा रहा है। इतना बल लगाया जा रहा है कि वो भी गति नहीं कर सकती। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है? उस पर जो घर्षण लगता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ही मैंने वस्तु को बल दे दिया, और वस्तु क्या है? वस्तु अभी गति करना स्टार्ट ही करेगी। यानी कि क्या हुआ? बल मैं इतना दे चुका हूं कि वस्तु अभी गति करना स्टार्ट ही करेगी। उस कंडीशन को बोला जाता है चरम स्थिति, क्रिटिकल कंडीशन। यानी मैंने इतना बल आरोपित कर दिया, गुटके को धक्का लगा दिया इतना कि वो क्या हो रहा है? स्थैतिक घर्षण किस में बदलेगा? चरम घर्षण में बदल जाएगा। यानी क्या हो रहा है? वस्तु अभी गति करना ही लगेगी, गति करना स्टार्ट ही करेगी। उस कंडीशन में, यानी कि अभी ये स्टार्ट ही होगा, उस कंडीशन में जो घर्षण होता है वो क्या कहलाता है? चरम घर्षण कहलाता है। कौन सा घर्षण भाई? चरम घर्षण कहलाता है। तो स्थैतिक घर्षण जब वस्तु क्या है? स्थिर है, और उस पर बल लगाया जा रहा है। चरम घर्षण मतलब ठीक चलने की स्थिति में आ गई वस्तु, और अभी चली नहीं है, चलने की स्थिति में आ जाती है, इतना बल आरोपित हो गया है। उस कंडीशन में जो घर्षण लगेगा वो कैसा लगेगा? चरम। अब बताइए मेरे को, मैं थोड़ा सा बल और आरोपित कर दूं तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? गति करने लग जाएगी। उस कंडीशन में धरातल की सतह और इस वस्तु पर जो बल लगेगा, सॉरी घर्षण लगेगा, वो लगता है जी गति करने की कंडीशन में जो घर्षण लगता है उसे कहते हैं क्या? गतिज घर्षण। क्या कहते हैं? गतिज घर्षण कहा जाता है उसे गतिज घर्षण कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वस्तु चलने की कंडीशन में आ जाती है। अब देखिए, आपके पास वस्तु ने होकर आपके पास एक गोला है। क्या है भाई? गोला है, और इस गोले पर बल लगा रहे हैं, और गोला क्या अब लुढ़के, अब क्या आगे फिसलेगा? नहीं, वो क्या होगा? लुढ़केगा। और लुढ़कने की जो गति होती है वो होती है जी लॉटनिक गति। लॉटनिक गतियां बहुत टाइप की होती हैं। मैं आपको सरल रेखीय गति के बारे में बता चुका हूं। सरल रेखीय गति आपने पढ़ ली। आपने वर्ताकार गति, मैं आपको आगे चल के वर्ताकार गति पढ़ाऊंगा। वर्ताकार गति के बारे में बाद में आपको कंपन गति कभी पढ़ लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में।
कंपन गति। कंपन गति के बाद अपने जो होगी वो होती है लौटनिक गति। उसके बाद में लौटने के बाद में स्पर्शी गति, स्पर्श करती हुई, फिसलती हुई स्पर्शी गति। इस टाइप की कई गतियां होती हैं। कंपन है, वर्ताकार है, सरलरेखीय है, लौटनिक है। तो जब क्या होता है, किसी गोले को धकेला जाता है तो गोला क्या करता है, लुढ़कता है, लौटनिक गति करता है। उस कंडीशन में गोले की सतह और धरातल की सतह के बीच जो घर्षण लगता है उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है लौटनिक घर्षण। उसे क्या कहा जाएगा, लौटनिक घर्षण, उसे कहा जाता है लौटनिक घर्षण। तो हमारे पास घर्षण के 4 प्रकार हो गए, स्थितिक, चरम, गतिज और लौटनिक। चलिए एक और टाइप पढ़ लेते हैं अपने। अब क्या हुआ, नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, आपके सामने एक ऐसी सतह है जो वास्तव में क्या है, इस प्रकार का स्लोप बना रही है। क्या है, स्लोप वाली है, स्लोप बना रही है, ढाल बना रही है। उस पर कोई गुटका पड़ा है, उस पर एक गुटका पड़ा है और वो लुढ़क रहा है। लुढ़केगा क्या गुटका, नहीं, वो क्या करेगा, फिसलेगा। वे किधर फिसलेगा, नीचे की तरफ फिसलेगा। ये अहमद का कोई गुटका है और इस स्लोप वाली सतह पे पड़ा है और जो क्या करेगा, नीचे की तरफ लुढ़कने का प्रयास करेगा, नहीं फिसलने का प्रयास करेगा, स्पर्श करते हुआ नीचे आएगा। उस कंडीशन में इस स्लोप वाली सतह और वस्तु की सतह के बीच जो घर्षण आरोपित होता है वो होता है 5 नंबर, कौन सा, स्पर्शी घर्षण। कौन सा भाई, स्पर्शी घर्षण आरोपित होता है। इस कंडीशन में जो घर्षण आरोपित होगा वो होता है स्पर्शी घर्षण। नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने क्या है, कोई सतह है और सतह के ऊपर वायु गुजर रही है। सतह के ऊपर से वायु गुजर रही है और सतह के ऊपर से जब वायु गुजर रही है तो वायु और सतह के मध्य एक घर्षण आरोपित होता है। आपको पता है वायु क्या है भैया, वायु तरल है या नहीं, ये बताओ मेरे को। क्या वायु तरल है? तरल तो सर पानी होता है। यही बात है क्या, तरल तो पानी है या दूध है या जूस है, ये चीजें तरल हैं, बाकी तो तरल है ही नहीं दुनिया में। तरल का मतलब क्या होता है, जिसमें बहाव पाया जाए। ये कोई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है वैसे कि अपने पानी, दूध और जूस ये सारे तरल में आते हैं इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं। देखिए तरल क्या है, तरल का मतलब होता है बहाव। जिसके पास बहाव मौजूद होता है वो सारी चीजें क्या है, तरल है। अब हवा के पास बहाव है तो हवा क्या है, एक तरल है, और पानी भी क्या है, तरल है, उसके पास बहाव है। तो कहने का मतलब जब क्या होता है, कोई तरल पदार्थ, पानी है, गुजर रहा है दो पानी की परतों के बीच में, पानी की नदी के किनारे पर जो घर्षण लग रहा है, वायु का किसी पेड़ के साथ जो घर्षण लग रहा है, वायु का किसी व्यक्ति के साथ या किसी ठोस वस्तु के साथ जो घर्षण लग रहा है, वो घर्षण कहलाता है कौन सा, तरल घर्षण। 6 नंबर जो आएगा वो कौन सा घर्षण होगा, तरल घर्षण कहलाता है। वो आपका कहलाएगा क्या, तरल घर्षण कहलाएगा। यानी स्थैतिक घर्षण, चरम घर्षण, गतिज घर्षण, लौटनिक घर्षण, स्पर्शी घर्षण और तरल घर्षण, ये अपना हुआ घर्षण के टाइप। अब अपने पढ़ते हैं, एक बात लिखी आती है कि घर्षण आवश्यक भी है और ये बुराई भी है। ठीक है, नेसेसरी इवल्स इसको कहा जाता है, यानी कि आवश्यक भी है और बुराई भी है। तो मैं बताता हूं आपको आवश्यक क्यों है और ये बुराई क्यों है। पहले आवश्यकता की बात कर ले कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यक बुराई कहा इसे, नेसेसरी इविल। आवश्यक बुराई कहने का मतलब क्या हुआ, आवश्यक बुराई का मतलब क्या हुआ कि ये आवश्यक भी है दैनिक जीवन में और इसकी कई कमियां भी है, खामियां भी है, वो नोट करेंगे। देखिए अगर आपके सामने घर्षण नहीं होता, घर्षण नहीं है जिंदगी में, घर्षण ही नहीं है जिंदगी में, तो बताइए मेरे को जमीन पर चल सकते हो क्या, जमीन पर चल सकते हो क्या, जमीन पर चल नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि मान लो आपके पास ये पपुला है और इसको चलाना है आगे की तरफ, और हुआ क्या, इसके पैरों के पास जमीन है और वो घर्षण आरोपित कर रही है और इसकी विपरीत दिशा में घर्षण आरोपित हो रहा है। इसके चलने की, पैरों के
और सरफेस के मध्य जो चलने का घर्षण है, आगे की तरफ जा रहा है तो घर्षण कहाँ लग रहा है, पीछे, और इस घर्षण के प्रति ही विपरीत प्रतिक्रिया आगे की तरफ धक्का देती है, कल मैंने बताया। तो उसी टाइप से ये चल सकता है। मान लो इस जमीन पर घर्षण नहीं है, बिल्कुल फर्श है या पानी है, तब क्या होता है, ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि सतहों के मध्य घर्षण खत्म हो जाएगा। और जब घर्षण खत्म होता है तब क्या होता है, व्यक्ति चल नहीं पाता, एक ही जगह पे खड़ा हुआ मोशन करता रहता है। यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, घर्षण जरूरी है। व्यक्ति चल सकता है, व्यक्ति का सीधा खड़ा रहना भी किस पर आधारित है, घर्षण पर ही आधारित है। तो व्यक्ति का चलना घर्षण पर आधारित है, व्यक्ति का सीधा खड़ा रहना भी घर्षण पर आधारित है। चलिए अब क्या होता है, जो भी मशीनें वगैरह चलती हैं, मशीन वगैरह चलती हैं, उनमें भी घर्षण जरूरी है, इसी वजह से वो क्या होती हैं, चल पाती हैं। ठीक है, मान लो कोई गिरनी लगी हुई है और ये गिरनी है और आप कुएं से पानी निकाल रहे हो। यस और नो, गिरनियां देखी हैं सभी ने, गिरनियां कुएं से पानी निकाल रहे हैं, गिरनी लगी हुई है और गिरनी लगी हुई है, कुएं से पानी निकालना चाह रहे हो। अब हुआ क्या, इसके ऊपर एक रस्सा लगाया हुआ है या इस टाइप से कुछ बांधा गया है और इधर कोई खड़ा है, मान लो यही, मान लो इधर से यूं खींच रहा है। अब क्या हुआ, इसके ये लो, अब क्या हुआ, अगर मान लो घर्षण नहीं है तो ये रस्सी इस पे ऊपर ही फिसलती रहेगी, यानी इसको खींच नहीं पाएगा वो। तो कहने का मतलब घर्षण की वजह से ये क्या होता है, रस्सी ऊपर की तरफ आती है, बल लगाता रहेगा, ठीक है, उसको उतना ही जोर महसूस होगा। तो ऐसे जो रीजन है वो क्या है, घर्षण के कारण ही होते हैं। ऐसे जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट जो चल रही हैं दैनिक जीवन में, घर्षण के कारण ही संभव होती हैं। तो घर्षण आवश्यक है जीवन के लिए। चलिए अब देखो, अगर मान लो सड़क पर घर्षण नहीं है बिल्कुल भी, और सड़क पर जो पहिया चल रहा है, मोटर गाड़ी जा रही है सड़क पर, अब क्या हुआ, सड़क पर बिल्कुल भी घर्षण नहीं है या पानी है सड़क पे, तो पहिया एक ही जगह पे फिसलने लग जाता है ना, फिसलने लग जाता है, घर्षण जीरो हो जाता है वहां पे। घर्षण जब जीरो होगा तो वो पहिया फिसलने लग जाए। इस स्थिति में क्या होता है, हमारे यहाँ घर्षण जरूरी है, क्योंकि पहिए को चलाने के लिए घर्षण का आवश्यक है, घर्षण आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपनी बात। मान लो चिकनी सड़क है, उस पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब जहां घर्षण नहीं है वहां अपने दैनिक जीवन अपने की सोच भी नहीं सकते, घर्षण नहीं है वहां अपनी सोच नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं, ये तो थी आवश्यकताएं। बुराई क्यों है उसका रीजन सुनिए। बुराई इसलिए है कि मान लो मशीनों के जो कल पुर्जे हैं, मशीनों के जो कल पुर्जे हैं वो क्या हैं, घर्षण के कारण ही टूटते हैं, घर्षण के कारण ही उसमें टूट फूट पाई जाती है। मशीनों की जो आंतरिक संरचनाओं में जो आपने बॉल और बियरिंग देखे होंगे, बियरिंग देखा, बियरिंग, ये इस टाइप का बियरिंग है, यानी बियरिंग की दो सतहें होती हैं, अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम सकती हैं या सेम दिशा में घूम सकती हैं। बेयरिंग जो बनाने का उद्देश्य होता है वो विपरीत दिशा में घूमने के लिए होता है, यानी अंदर वाली सतह को हम स्थिर रख सकते हैं या बाहर वाली सतह को स्थिर रख के अंदर वाली को रोटेट करवाया जाता है एक्सल के साथ। तो ये क्या है, घर्षण के कारण ही, अगर घर्षण है, इस घर्षण को कम करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, स्नेहक डाला जाता है। आपने देखा होगा बेयरिंग के अंदर स्नेहक के रूप में ग्रीस डाला जाता है, और ग्रीस की वजह से इसके क्या होती है, अंदर जो गोलियां लगी रहती हैं वो मूवमेंट करती हैं। इस घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस डाला जाता है। अगर यहाँ पे घर्षण बढ़ा हुआ है तो ये क्या होता है, गोलियां टूट जाती हैं, बेयरिंग टूट जाता है। इसी वजह से लंबे समय तक जो मशीनें चलती हैं उनमें जो बेयरिंग होते हैं वो टूट जाते हैं स्नेहक के खत्म होने से, क्योंकि स्नेहक खत्म होगा तो घर्षण बढ़ जाएगा, और घर्षण बढ़ जाएगा तो गर्म होकर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या है, बुराई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मान लो चलना है, किसी सामान को धकेलना है, घर्षण ज़्यादा है, खुरदुरी सतह है तो अपने को जोर आएगा। अगर फिसलन हो तो आसानी से धकेल सकते हैं, तो ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा वेस्ट होती है। तो ऊर्जा को खत्म करने में उत्तरदायी है कौन, घर्षण। तो ये हमारी घर्षण की बातें हो चुकी हैं कंप्लीट। अब घर्षण से संबंधित कोई क्वेश्चन है वो अपने आगे वाली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये अपना घर्षण कंप्लीट हो चुका है भाई। अब घर्षण जितने भी थे मैंने टाइप बता दिए, और घर्षण आवश्यक बुराई क्यों है ये भी बता दिया। यहाँ तक ही सीमित था घर्षण। थैंक यू, धन्यवाद।